नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख बता देता हूं, जन्म समय, जन्म स्थान, आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 24 मई 2002 और जन्म का समय है दोपहर 1:43 43। जन्म का जो स्थान है वो कृष्णा है, आंध्र प्रदेश। जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। शुक्रवार, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण का जन्म। शूद्रवर्ण, देवगण, तुला राशि, ये वायु तत्व की राशि है। शुक्र इस राशि के राशिश होते हैं। तो कन्या लग्न और तुला राशि, लग्नेश और राशिश आपस में मित्र। लग्नपति का जाकर के जन्म कुंडली के नवम में, नवम पति का जाकर के कुंडली के दसम में। यहां पर बुध और शुक्र ने आपस में परिवर्तन किया है। ज्योतिष शास्त्र में इस परिवर्तन को महापरिवर्तन योग के नाम से जाना जाता है। नवम दसम का परिवर्तन अत्यंत श्रेष्ठ है। जन्म कुंडली के नवम में जरा देखें आप, राहु, शनि, बुध और सूर्य, ये चार ग्रह बैठे आपको दिखाई पड़ेंगे। तो वहीं जन्म कुंडली के दसम में गुरु, शुक्र और मंगल, तीन ग्रह। प्रिय दर्शकों, एक अद्भुत सूत्र यहां बनता है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि जन्म कुंडली की जो तीन भाव हैं, यहां जितने अधिक से अधिक ग्रह हों, कुंडली उतनी ही मजबूत मानी जाएगी। तो यहां नवम में चार ग्रह, दसम में तीन, एकादश में कोई ग्रह नहीं दिखता, लेकिन चलित में देखने से पता चलता है कि देवगुरु लाभ का फल दे रहे हैं। तो खाली है लाभ, लेकिन देवगुरु उसका फल दे रहे हैं। और लाभपति जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव, धन भाव में बैठे हुए हैं, जिसे महाधनी योग कहा जाएगा। हालांकि एक बात आप यहां गौर करें तो ये जो चंद्रमा है केमद्रुम नामक दुर्योग से ग्रसित है। अब तुला राशि को वर्तमान में शनि राशि से पंचम चल रहे हैं। और अगर आप देखें तो इस कुंडली के जो दसम में तीन ग्रह आप देख रहे हैं, इसमें शुक्र जो कि इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, जाकर के कुंडली के दसम में बैठे हैं। अब दसम में शुक्र बहुत कारक ग्रह नहीं होते हैं, कारण क्योंकि चतुर्थ में वो दिग्बली होते हैं, तो यहां वो दिग्बल से सर्वथा विहीन हो जाते हैं। तो ये माइनस पॉइंट है। दूसरा, अगर आप देखें तो देव गुरु बृहस्पति केंद्राधिपति दोष से ग्रसित है, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो बुध है वो कुंडली के नवम में बैठे हैं। तो केंद्राधिपति दोष से यहां कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि दसम में बुध को कारकत्व मिल जाता है। दो केंद्रों के स्वामी होकर के केंद्र में बैठे हैं। हालांकि ऐसे भाव में बैठे हैं जहां उन्हें स्वयं कारकत्व मिलता है, इसलिए केंद्राधिपति दोष का यहां कोई ज्यादा मतलब नहीं रह जाएगा। अब बारी आती है मंगल की, जो कि स्वयं के नक्षत्र में बैठे हैं। एक और चीज गौर करने वाली है कि पुनर्वसु नक्षत्र यानी स्वयं के नक्षत्र में देवगुरु का होना और मंगल का भी स्वयं के नक्षत्र में होना बड़ा बढ़िया स्थिति है। यहां पर एक और चीज आप गौर करिए, सूर्य इस कुंडली में जो कि 12वें के स्वामी बनते हैं, जाकर के कुंडली के 9 में बैठे हैं, नौवंश 6 कला के साथ कृत्तिका नक्षत्र में। ये बहुत अच्छी स्थिति है। स्वयं के नक्षत्र में सूर्य का होना नवम में बहुत बढ़िया माना जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, चला जाए इस कुंडली में। इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके सम्मुख रखता हूं, फिर इस कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे। बताया गया है कि जातक ने, अच्छा यहां सबसे पहले मैं बता दूं कि इस जातक को वर्तमान समय में गुरु की दशा चल रही है, जो कि 2031 तक है। 2031 तक गुरु की दशा है। गुरु जो कि इस कुंडली में दो केंद्रों के स्वामी होकर के दसम में पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं के नक्षत्र में बैठे हैं। षडबल में ठीक ठाक बलवान है, नौमांस में कोई नीच इत्यादि के नहीं है, वहां भी ठीक स्थिति में है। अब जरा गौर करिए कि जब गुरु की दशा समाप्त होगी तो उसके बाद इस युवक को जो दशा शुरू होगी, किसकी? तो शनि की। शनि, बुध, केतु, शुक्र, ये सारी दशाएं जाकर के जीवन के 92वें वर्ष में समाप्त होगी। यानी इस पूरी कुंडली से संबंधित ही सारी दशाएं हैं आने वाले समय में। मैं हमेशा कहा करता हूं कि किसी भी कुंडली का बलाबल उसके ग्रह से ज्यादा तय होता है महादशाओं से। महादशा यदि लग्नेश से संबंधित हो, लग्नेश के मित्र ग्रहों से संबंधित हो, तो जन्म कुंडली वैसे ही मजबूत हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट इस कुंडली के लिए मिल रहा है। अब चूंकि जातक का जो जन्म है वो मध्य दिवस का है, यानी दोपहर के 1:43, सूर्य दिग्बली तो नहीं है, लेकिन कुंडली के नवम में बैठे हुए और नौवंश के साथ अच्छी स्थिति में है। अब मैं आपको इनके कुछ प्रश्न है वो बता देता हूं। ये पूछा गया है कि जातक ने बीटेक कंप्लीट किया हुआ है, आगे की पढ़ाई अमेरिका जाकर के करने की कोशिश की, पर 15 दिन पहले वीजा रिजेक्ट हो गया, फिर से कोशिश कर रहा है, क्या सफलता मिलेगी? इस जातक को वर्तमान में गुरु की दशा में केतु और आने वाले दिनों में गुरु में शुक्र का अंतर प्रारंभ होगा 7 अगस्त 2023। शुक्र को विदेश
भेजना, यात्रा इत्यादि कराना, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। शुक्र जो कि इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारग्रह, उच्च शिक्षा के स्वामी होकर के दशम में बैठे हैं और देव गुरु की दशा चल रही, गुरु जो कि कुंडली के दशम भाव में बैठे हुए हैं और फल लाभ का दे रहे हैं। अब गौर करिए तो इस कुंडली में विदेश भाव का मालिक जाकर के कुंडली के नवम में कृत्तिका नक्षत्र में बैठा हुआ है। सो 100% देखा जाए तो इस कुंडली में विदेश गमन का योग है। फिर से प्रयास कराया जाए और इस कुंडली के हिसाब से देखें तो 7 अगस्त 2023 गुरु में शुक्र का अंतर शुरू हो रहा है और ये बेहद प्रबल योग है आगे बाहर ले जाने के लिए। तो जितना हो सके प्रयत्न करिए। ऐसा नहीं है इसके बाद आगे भी 16 जनवरी के बाद फिर योग आ रहा है, यानी योग लगातार है। विदेश भेजने का प्रयत्न किया जाए, विदेश जाना इस बच्चे के लिए ठीक होगा। स्वदेश पति का जाकर के कुंडली के दशम में बैठ करके स्वदेश को देखना बढ़िया है। विदेश पति का भाग्य में और परमानेंट विदेश पति कर्म में बैठे हुए हैं, सो विदेश जाकर के काम करना कहीं ज्यादा बेहतर होगा। कन्या लग्न की कुंडली है, ये कुंडली मैनेजमेंट प्रधान कुंडली होती है। लग्न पति का जाकर के भाग्य में होना इस बात की सूचना है कि जातक जन्मजात भाग्य को लिए हुए पैदा लिया है, भाग्यवान है, भाग्य का बल उसके पास काफी है। तो मेरे हिसाब से इस बच्चे को विदेश भेजने की तैयारी शुरू की जाए और फिर से अभी योग आ रहा है, जाना ही जाना है, बस केवल प्रयत्न करने की आवश्यकता है। यहां मैं आपको बता दूं कि षडबल में सबसे बलवान शुक्र हैं जो कि इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं। अब सीधी सी बात है कि यदि आपकी कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह सबसे बली अवस्था में हो, चीजें वैसे ही अच्छी हो जाती हैं। अब यहां एक चीज और है, इस बच्चे की कुंडली में, युवक की कुंडली में शनि षडबल में सबसे कमजोर है और मंगल दूसरे सबसे बली ग्रह हैं। तो सीधी सी बात है, मेरा एक सूत्र मैंने हाल फिलहाल के दिनों में बताया था कि जब जन्म कुंडली में शनि बली हो तो 7.5 भैया ज्यादा चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी जातक ने अपने जीवन में हर जगह एक ही चीज तो पाया है, विलंब विलंब और विलंब। लेकिन अगर कुंडली में मंगल बली हो जाए, शनि कमजोर हो, तो सीधी सी बात है जातक के स्वभाव में जल्दबाजी वाली प्रवृत्ति आ जाती है। अब यहां अगर गौर करें तो इस कुंडली में शनि और चंद्रमा का आप देखेंगे संबंध षडाष्टक योग का बना हुआ है। अभी राहु से शनि, राशि से शनि पंचम चल रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। तो शनि की ढैया हो, 7.5 हो, राशि से शनि का पंचम चलना हो, वो इस जातक के लिए कष्टदायी स्थिति उत्पन्न करेगा, क्योंकि मंगल बहुत बली है इस कुंडली में। मंगल दिग्बली भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, मंगल शुक्र के बाद दूसरे सबसे बली ग्रह बन जा रहे हैं। तो मेरी सलाह है कि 7.5 ढैया इस जातक को कष्ट देने वाली होगी, संघर्ष की स्थिति को बढ़ाएगी। लेकिन हाँ, मैं अभी कह के हटाऊं कि विदेश जाने की ही तैयारी की जाए। विदेश जाना ही इस जातक की नियति है, वहीं जाकर के अपने जीवन काल में विशेष सफलता हासिल करेगा। एक बड़ा और गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या ये जातक स्वदेश में सफल नहीं हो सकता? जवाब है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जातक स्वदेश में भी सफल हो सकता है, क्योंकि स्वदेश पति स्वदेश को देख रहे हैं, हालांकि वो फल लाभ का दे रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि विदेश कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगा। देख जरूर रहे हैं, शुक्र की भी दृष्टि चतुर्थ पर पड़ रही है, पर फिर भी विदेश कहीं बेहतर है। नौकरी के योग कहां है, भारत में या विदेश में? यदि भारत में होता है तो क्या सरकारी नौकरी के योग हैं और कब तक? नहीं, विदेश में भेजिए। विदेश में जाकर के जातक कुछ दिनों तक नौकरी करे। बुध इसकी कुंडली में 13 अंश 34 कला के साथ रोहिणी नक्षत्र में अत्यंत बली, वक्र अवस्था में होने के चलते अत्यंत बली होकर के वर्गोत्तमी होकर के बैठे हुए हैं। नौमांस में भी ये वृषभ राशि में है, सो वर्गोत्तमी होकर के बैठे हुए हैं। सो ये जातक आगे चल करके खुद का अपना व्यवसाय करेगा। तो आप इस बच्चे को विदेश भेजिए, वहां जाकर के आगे की पढ़ाई करे। पढ़ाई करने के बाद कुछ दिनों तक नौकरी करे, फिर तैयार हो जाए, जब चीजों को समझने लगे फिर खुद का व्यापार करे। ये आगे चल करके अपने खुद का व्यापार करना है। इसको नौकरी के लिए मैं इस कुंडली को ठीक नहीं कहूंगा, नौकरी के लिए है भी नहीं और नौकरी के लिए मैं इस कुंडली को ठीक नहीं कहूंगा। अब सवाल एक खड़ा होता है कि सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में है, सूर्य अच्छी स्थिति में है, आजीविका के कारक शनि 22 अंश 29 कला के साथ बैठे हुए हैं। क्या बुराई है अगर ये जातक नौकरी ही कर ले? तो देखिए, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है ये जातक नौकरी कर ले, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन अगर आप इस लड़के की कुंडली को, युवक की कुंडली को देखेंगे तो केंद्र और त्रिकोण में ही आपको सारे ग्रह दिखाई पड़ेंगे। चंद्रमा को अगर आप अलग कर दें तो केंद्र और त्रिकोण में ही आपको सारे ग्रह इस कुंडली के दिखाई पड़ जाएंगे। अब सीधी सी बात है कि तुला राशि होने के चलते, कन्या लग्न है तो इसके अंदर मैनेजमेंट का गुण, और तुला लग्न राशि होने के चलते अगर हम चंद्र कुंडली का निर्माण करते हैं तो चंद्र कुंडली के निर्माण में आपको ग्रह कैसे दिखाई पड़ेंगे? 7 और 8 नंबर में आपको ये सारे ग्रह दिखाई पड़ेंगे। सो परमानेंट विदेश, सदा के लिए विदेश जाना और वहीं बस जाना, भारत से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति जातक के लिए होगी। वहीं जाकर के इसको रहना चाहिए, वहीं इसका आगे का जीवन सुरक्षित रहेगा। और जैसा मैंने कहा, नौकरी और नौकरी के बाद स्वयं का व्यापार। कन्या लग्न है, लग्नपति सूर्य के साथ और शनि राहु के साथ 9वें स्थान पर है। शनि राहु दोष यानी श्रापित दोष होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। यहां पर इस कुंडली में शनि राहु की युति बनी हुई है तो ये प्रबल श्रापित योग है। ये दोनों के दोनों ग्रह अगर देखा जाए तो राहु मृगशिरा में और शनि बुध रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए, पर इसके बावजूद ये शनि राहु की युति का दोष यहां पर श्रापित योग माना जाएगा, ये मान्य योग है। परंतु ये ध्यान रखिए, जन्म कुंडली के 9वें में बना हुआ है, सो ज्यादा इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।
अब बड़ा गंभीर प्रश्न होता है कि क्यों चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। जब श्रापित योग है तो श्रापित योग का काम तो एक ही है, जीवन काल में हर क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करना। जी बिल्कुल करना, उत्पन्न अभी अभी उसने किया, जातक को रिजेक्ट कराया तो वो कराएगा, वो कराता ही रहेगा। बल्कि मैं ये भी कह दूं कि आगे चलकर के ये प्रव्रज्या योग भी है, जातक के अंदर संन्यास की भावना उत्पन्न हो जाए। लेकिन क्या बुराई है, बहुत सारे लोगों को देखा जा रहा है जो अपने जीवन काल में खूब धन कमाए और अपने बाद में इतना धन अर्जित किया कि उन्होंने सारा धन भी दान कर दिया और उनको किसी चीज से मतलब नहीं। तो ये प्रव्रज्या ऐसा ही है, जहां जातक हर सुख को भोगने के बाद, हर चीज को समझने के बाद कि जीवन का क्या मतलब है, इस रहस्य को समझने के बाद सब कुछ छोड़ दे, तो इसमें बुराई ही नहीं है। तो ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। इस शनि राहु की युति से आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शुक्र देखें तो जाकर के कुंडली के नवम में बैठे हुए हैं। फलतः ये श्रापित योग कोई विशेष परेशानी नहीं करेगा। अब फिर भी है तो ये दुर्योग ही, अपना काम तो कुछ ना कुछ हद तक तो करेगा ही करेगा, तो वो डिले कराएगा, डिस्टर्ब करेगा। तो उसका सबसे सरल समाधान यही है, या तो इसकी शांति करा दी जाए या भोलेनाथ की आराधना की जाए। इन दोनों ही उपायों से इसकी शांति भी होती है, भोलेनाथ की आराधना भी सबसे श्रेष्ठ उपाय है, भोलेनाथ की आराधना से भी इसको ठीक किया जा सकता है, तो वो किया जाए। और विवाह कब तक होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा और संतान सुख कैसा होगा। सप्तम भाव का स्वामी जाकर के इस कुंडली के दशम में बैठे हुए हैं, और सप्तम भाव पर यदि देखा जाए तो इस कुंडली में केतु की दृष्टि पड़ रही है। बाकी यदि अन्य किसी ग्रह की दृष्टि की बात करें तो सप्तम भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो इन शुक्र की स्थिति को देखा जाए तो शुक्र पर भी केतु की ही एक दृष्टि है, बाकी किसी ग्रह की दृष्टि नहीं, लेकिन युति में शुक्र है तो अच्छी स्थिति में है। कन्या लग्न की कुंडली है, दाम्पत्य जीवन यहां पर खराब नहीं होता है, दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। ये जातक देवगण का है, सो दाम्पत्य जीवन इसका कहीं से भी मुझे बहुत खराब नहीं दिखता। नौमांस देखने से पता चलता है कि नौमांस में सप्तम में शनि बैठे हुए हैं और सप्तम पति वहां पर चंद्रमा लग्न में बैठ करके सप्तम को देख रहे है, वहां विषयोग, तो विवाह थोड़ा डिले मान करके चलिए। अब कितना डिले, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यहां पर सप्तम पति जाकर के दशम में बैठे हुए हैं, और उस अवस्था में भी देखें तो देव गुरु बृहस्पति की स्थिति ऐसी है कि बहुत डिले नहीं कराएंगे। आप जीवन के 27 से 28वें वर्ष जाते जाते, 27वें वर्ष के बाद कभी भी इस युवक का विवाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बच्चा जन्मलग्न चंद्रलग्न अगर किसी भी तरह से देखें तो ये मांगलिक नहीं है, सो आपको चिंता उसकी भी नहीं है। तो आप बड़े प्रेम से 27 वर्ष के बाद कभी भी इस बच्चे का विवाह कर लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वैवाहिक जीवन कैसा होगा, बहुत बढ़िया होगा। पर फिर भी मेरी सलाह है कि कुंडली आप अगर मिला करके करें जन्मस्थान से उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। अब ये नॉर्थ ईस्ट का ये मतलब नहीं होता है कि आप अगर आंध्र प्रदेश में है तो नॉर्थ ईस्ट सीधा जो एकदम अंतिम छोर हो वहां जाने की आवश्यकता है। नॉर्थ ईस्ट आपके आंध्र प्रदेश में भी हो सकता है, तो नॉर्थ ईस्ट में ढूंढिए, इसकी लड़की मिलेगी और अच्छी लड़की मिलेगी, पढ़ी लिखी मिलेगी, बहुत पढ़ी लिखी नहीं मिलेगी पर पढ़ी लिखी मिलेगी। अब सवाल एक और खड़ा होता है कि क्या ऐसी मिलेगी कि गृहिणी हो। आमतौर पर सप्तम पति यदि देव गुरु बृहस्पति हो तो पत्नी शिक्षित मिलती है, अशिक्षित नहीं, और आज के समय में अशिक्षित कहां कोई है। अब बारी आती है कि नौकरी करने वाली, कराया जा सकता है, क्योंकि सप्तम पति जाकर के कुंडली के कर्म में बैठे हैं और नौमांस में सप्तम पति लग्न में बैठकर के सप्तम को देख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि पत्नी से कार्य कराया जा सकता है, यानी आगे शिक्षा ठीक ठाक करा करके और नौकरी भी कराई जा सकती है। तो उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पत्नी का स्वभाव, सप्तम पति गुरु है तो बहुत अच्छा, सामंजस्य करने वाली, थोड़ा सा अहंकार की वृत्ति होती है, लेकिन स्वभाव मूलतः सामंजस्य की ही होगी। पति को उसका साथ देना ही नहीं। आमतौर पर ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसी स्त्रियां, ऐसे लड़कों के लिए जो पत्नियां उनको मिलती हैं वो बेहद पतिव्रता होती हैं, तो उस मामले में आपको कुछ सोचने की ही आवश्यकता नहीं है, वो बेटे का आपके बहुत अच्छा ख्याल रखने वाली है। संतान भाव का मालिक यदि देखा जाए तो जन्म कुंडली में जाकर के नवम में बैठे हैं। संतान भाव पर मंगल की एकमात्र दृष्टि राहु की दृष्टि। यहां एक चीज जरूर गौर करने वाली है कि संतान भाव पर मंगल और राहु दो ही ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि कहीं से भी संतान भाव पर नहीं है। तो ये संतान को लेकर के थोड़ी चिंता की स्थिति उत्पन्न जरूर कराएगा। अब मैं नौमांस की बात यदि करूं तो नौमांस में संतान भाव में बुध बैठे हुए हैं और वहां पर भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है। साधारण शब्द में कहूं तो एक गर्भ खराब और कन्या संतति की स्थिति इस कुंडली में दिखा रहा है, केवल और केवल कन्या संतति। अब हर घर में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर भाई है तो बहन चाहिए, बहन है तो भाई चाहिए, ये दोनों ही चीजें होनी चाहिए। तो इसके लिए आप एक काम करिएगा कि जैसे ही कुंडली आप विवाह करने चलिएगा इस लड़के का, तो कुंडली बाकायदा मिला करके विवाह करिएगा। देखिए, कन्या स्त्री, लड़का या लड़की जो भी हो, इसमें स्त्री का कोई रोल नहीं होता। इसमें केवल और केवल रोल
पति का होता है। लेकिन स्त्री की कुंडली भी अगर मजबूत हो, यानी बीज कुंडली और क्षेत्र कुंडली, बीज कुंडली थोड़ी कमजोर पड़ रही है तो क्षेत्र कुंडली, अब क्षेत्र कुंडली की मजबूती से केवल कन्या संततियां ही होती हैं, पर फिर भी क्षेत्र कुंडली में यदि गुरु बलवान स्थिति में हो तो उस जातिका को पुत्र संतति का योग बन जाएगा, पुत्र सुख का योग बन जाएगा, संतति नहीं पुत्र सुख का योग बन जाएगा। तो पुत्र सुख का योग बन जाएगा तो इस कुंडली में देव गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए उच्च का फल दे रहे हैं, नौमांस में भी नीच इत्यादि के नहीं है, फलतः पुत्र संतति की भी संभावना बनेगी। मेरे दो आयु कैसा है, ग्रह योग धन योग कैसा होगा। अष्टमपति इस कुंडली में जाकर के दशम में बैठे हैं, दिग्बली हैं, शनि के पास 22 अंश का बल, लग्नेश के पास देखा जाए तो 13 अंश का बल और 8वें से 8वां मंगल ही बनते हैं। सो आयु इस जातक की बहुत अच्छी है, आयु को लेकर के कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रह योग धन भाव का मालिक बता चुका हूं, जाकर कुंडली में बैठे हुए हैं दशम में। पहले तो ये महाधन योग है, दूसरा एक सूत्र मैंने बताया था कि जन्म कुंडली में जब द्वितीय पति जाकर के कुंडली के दशम में बैठते हैं तो ऐसा जातक एक ऐसे परिवार में जन्मा हो जहां खाने को भी न हो, तब भी अपने जीवन काल में अपने संघर्ष और पुरुषार्थ के बदौलत अच्छा धन हासिल कर लेता है। तो धन को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं करनी है। और बाकी आपने पूछा है ग्रह योग, तो ग्रह योगों के बारे में हमारी चर्चा हो गई। अब यहां गौर करिए तो शुक्र मंगल दशम में बैठे हुए हैं, इन दोनों के बीच अगर देखें तो कोई खासी दूरी नहीं है, शुक्र मंगल की युति मान्य है इस कुंडली में। लेकिन वैसे तो ये सामान्यतः देखा जाए तो केतु की दृष्टि से दृष्ट है, कन्या लग्न की कुंडली है। अब मैं एकदम से इस बात को तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा चारित्रिक कोई कमजोरी की बात है, जातक देवगण का है, राशि तुला है तो तुला राशि के चलते जरूर थोड़ा बहुत स्वभाव में होगा, जो कि आज के इस परिवेश के लिए फिर आम ही बन जाता है। तो बाकी ऐसी कोई चिंता नहीं, ग्रह युतियां कहीं से भी डिस्टर्ब करती दिखाई नहीं पड़ रही हैं। आगे आपने पूछा है मेरे दो बेटे हैं, यह मेरा बड़ा बेटा है, दोनों भाइयों का आगे का संबंध कैसा रहने वाला है। तो ये है उसके छोटे भाई के घर का घर, उसके स्वामी जाकर के कुंडली के दशम में बैठे हैं, अपने घर से षडाष्टक योग होने के बावजूद केंद्र का संबंध बना रहे हैं, दिग्बली है, स्वच्छा माना जाएगा। इस भाव पर राहु शनि बुध और सूर्य, ये एक जरूर नोट करने वाली बात है, राहु शनि बुध सूर्य, यहां पर बुध भी जो है पापग्रह ही बन जाएंगे, बुध शुभ ग्रह नहीं है। अब ये चारों के चारों पापग्रह कुंडली के तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और तीसरे भाव का स्वामी दिग्बली है, तो भाई इसका कमजोर नहीं होगा। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस जातक का भाई कमजोर नहीं रहेगा अपने जीवन काल में, क्योंकि यहां पर ग्रहों की दृष्टि से भी इस भाव को बल मिल रहा है। नवम भाव में बैठे ग्रह अगर विच्छेद भी कराएंगे, ये बात ध्यान से सुनना, और सभी मेरे ज्योतिष के जो प्रेमी दर्शक हैं उनके लिए, यहां बैठे 3 ग्रह जो कि मूल विच्छेद कराने वाले तीनों के तीनों हैं, तो भाई से संबंध को तोड़ने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई से संबंध ठीक नहीं रहने देगा, अच्छी बात है, लेकिन ये सब भाग्य भाव में बैठे हैं, इन्होंने वो स्थान ले रखा है जो कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। अब यहां से बैठ करके उनकी जो दृष्टि विच्छेदात्मक पड़ेगी, उस दृष्टि से भी फायदा निकलेगा, और वो फायदा यही होगा कि जातक का जो भाई है वो अपने जीवन काल में असफल नहीं रहेगा, वो अपनी जगह पर जहां भी रहेगा ठीक रहेगा, लेकिन भाइयों का संबंध ऐसा भी नहीं रहेगा कि बहुत अच्छा उसको कहा जाए। इसके पीछे एक और भी तर्क हो सकता है। अब देखिए, मैं छोटे भाई की कुंडली नहीं देखा हूं, नहीं जानता कि वो विदेश जाएगा कि नहीं। अब ये तो फाइनल है कि लड़का विदेश जा सकता है और जाने के योग हैं। अब मान के चलिए कि वो एक विदेश में रह रहा है, एक विदेश जा पाए न जा पाए, या हो सकता है किसी दूसरे देश में चला जाए, तो उस अवस्था में भी अलग अलग रहने की स्थिति। यहां विच्छेद का हमेशा अर्थ हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं दोनों आपस में एकदम से द्वंद्व युद्ध ही कर रहे होंगे। ये भी संभव है कि दोनों अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे होंगे, आपस में कम मिलना जुलना हो पाता है। तो आज के इस परिवेश में कोई बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं है, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि ये जातक देवगण का है और कन्या लग्न है, राशि इसकी तुला है। इन तीनों जगहों से अगर देखा जाए तो इसके अंदर सामंजस्य की वृत्ति है, सामंजस्य कर लेगा। अब लग्न पर अगर हम चलते हैं, लग्न पर देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि, परंतु ज्योतिष शास्त्र के अगर मर्मज्ञों की बात करें तो ये तीनों के तीनों ग्रह लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। गुरु फल दे रहे हैं यहाँ का, लेकिन प्रभावित वो भी लग्न को करेंगे। तो 3 ग्रह लग्न को प्रभावित, चौथा राहु लग्न को देख रहा है, तो लग्न में भी बल है। अंश वाइज देखें तो लग्न जरूर 2 अंश 22 कला के साथ है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, परंतु सूर्य जाकर के कुंडली के नवम में कृत्तिका नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब कृत्तिका नक्षत्र में बैठे सूर्य अपने आप में बलवान स्थिति में जा रहे हैं, दोपहर का जन्म है तो सूर्य के पास भी बल है। तो उस अवस्था में इस जातक के व्यक्तित्व को अर्थात आत्मविश्वास को अच्छा खासा बल मिल रहा है। फिर भी मेरी सलाह है कि जातक के माता पिता सूर्य को बल देने के लिए सूर्य की आराधना कराएं। वैसे तो इस कुंडली में सूर्य द्वादशपति बनते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अगर धार्मिक कृत्यों से ये बालक जुड़ा रहे, सनातन धर्म से जुड़ा रहे, अपने धर्म से जुड़ा रहे, तो वो इसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। केमद्रुम योग की शांति अवश्य करा दी जाए, और हो सके तो एक बार श्रापित योग की भी शांति करा दी जाए। वैसे शिव जी की आराधना से ये दोनों ही दुर्योग शांत हो जाते हैं, पर शांति करा देने में कोई बुराई नहीं है। बाकी इस बच्चे की कुंडली में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। गुरु की दशा, गुरु में भी शुक्र आ रहे हैं। अगर गौर करें तो इस कुंडली में वैसे तो गुरु शुक्र एक ही साथ बैठे हुए हैं, परंतु मैं आगे देख रहा हूं 2031 के बाद से जैसे ही इस बालक को शनि की दशा लगती है, शनि कुंडली में षड्बल में सबसे बली तो नहीं है, पर इसके बावजूद शनि की दशा, शनि नवम भाव में बैठे हुए हैं, और नवम के शनि को या पापक ग्रह अगर कुंडली के नवम में हो तो ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि जितने भी कुंडली के
पापक ग्रह यदि नवम भाव में होंगे तो जातक का भाग्य धीरे 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 उसका साथ देता है और जातक उन्नति पथ पर अग्रसर होते हुए एक दिन अपने सर्वोच्च पर पहुंच जाता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है और कुंडली के यही दोनों भाव बहुत मजबूत स्थिति में हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। शनि की दशा शुरू होने के बाद से स्थितियां बहुत अच्छी होती चली जाएंगी। अभी शनि राशि से पंचम चल रहे हैं, जिसके चलते थोड़ा डिस्टर्ब ये बालक हो रहा होगा, तो जो शांति कराने से रास्ता आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस बच्चे से हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए। पीपल वृक्ष की जड़ को भी फिलहाल कुछ दिनों तक सिंचवाइए, तुरंत ही बाहर जाने का मौका इस बालक को मिल जाएगा। बाकी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बच्चे के लिए अगर देखें तो इष्ट देवता के रूप में हनुमान जी की आराधना कराना सर्वश्रेष्ठ होगा। सो हनुमान जी की आराधना, गणेश जी की आराधना और साथ ही साथ मूलतः हनुमान जी और गणेश जी। तो एक गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, इससे लग्न बल हो जाए, लग्न भी बली होगा। मैंने तीनों ही स्थितियों से निकाला इसके लिए। तो गणेश जी और हनुमान जी, तो इस बच्चे को कहिए कि गणेश जी और हनुमान जी दोनों की आराधना करें, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करे। पूरी जिंदगी इसी से शानदार अच्छे से बीतेगी। यूं समझ लीजिए इसकी पूरी जिंदगी सेट है, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, आप इस जन्म कुंडली को देख रहे हैं। आप भी इस जन्म कुंडली के बारे में यदि कुछ कहना चाहते हो, जैसे कई लोगों के मन में ये उत्पन्न होगा, मैंने कोई रत्न नहीं कहा। इस कुंडली में अगर देखा जाए तो पन्ना भी पहनाया जा सकता है और शुक्र का रत्न भी पहनाया जा सकता है। मैं प्रायः उम्र के नीचे वाले पड़ाव में रत्न पहनाने की जगह जातक को चाहता हूं पुरुषार्थ करे, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करे। जब एक बार वो स्वयं फाइट करने के लिए तैयार हो जाएगा तो रत्न फिर पुश करने के लिए, सहयोग करने के लिए तो होंगे ही। वैसे इसके जीवन के लिए बुध का रत्न और शुक्र का रत्न दोनों लाइफ टाइम रत्न है और दोनों इसको पहनाया जा सकता है। फिर भी यदि आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो आप भी मेरे साथ साथ इस कुंडली का अध्ययन कर रहे थे, कमेंट में आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।